In our yesterday's class, we had an introduction towards this subject. We had gone through the course pattern and examination pattern of this subject. फिर हमने जो शुरुआत की थी वो थी मनी मार्केट वाले चैप्टर को लेके, जिसमें 3 यूनिट्स हैं. तो उस 3 यूनिट में वी हैड स्टार्टेड विद द टॉपिक डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी जानने से पहले our discussion was revolving around the topic money. तो उसके लिए पहले मनी क्या होता है हमने उसको जानने की कोशिश की थी. तो कल हमने एक मनी की डेफिनेशन देखी थी. यस और नो? डिफाइन मनी. मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, वेरिएशन इन द स्टॉक ऑफ विच विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. करेक्ट. तो ये हमने मनी की एक डेफिनेशन देखी थी. फिर उसी के साथ साथ हमने देखा था मनी इज एन एसेट which is commonly used and accepted as means of payment, medium of exchange, transfer of purchasing power. Correct. यानी ये 3 मेजर यूज है मनी के. केवल ना केवल यूज बट इट इज ऑल्सो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर. फिर हमने देखा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, मनी इज एट द सेंटर ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. Money makes it convenient for the transaction to take place. Correct. It eases the transactional cost involved. ऐसी कई सारी बातें हमने देखी थी. और लास्टली हमारा जो डिस्कशन आके रुका था वो आके रुका था इन द टॉपिक फिएट मनी. तो उससे पहले एक बात चली थी कि मनी मतलब रुपए. इज द स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? So the statement is absolutely false. Correct. Money does not means rupee. Rupee is nothing but currency. Even dollar is money. जब हम मनी की बात करें तो मनी जो भी ऐसी चीज जिसपे आप ट्रांजैक्शन कर सकते, ऐसी एसेट जिसका इस्तेमाल आप कोई भी चीज को खरीदने बेचने के लिए कर सकते हैं, दैट इज मनी. तो वो आप जिस कंट्री में रहें, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है. तो रूपी इज करेंसी, रूपी इज नॉट मनी. करेक्ट. तो 8 नवंबर 2016 को आपने जब एक स्टेटमेंट सुना तो उसमें आपने सुना होगा स्पीच में कि 8 नवंबर के बाद 500 और 1000 के नोट जो हैं वो सिर्फ एक रद्दी कागज रह जाएंगे. तो सवाल है, ये ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया कि 8 तारीख तक तो वो 500 रुपए का काम करता था, बट 9 तारीख से वो 500 रुपए का नोट हमारे पर्स में तो पड़ा है, पर दुकानदार उसकी वैल्यू 0 समझता. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो आज नोट तो वही था, ऐसा तो नहीं है कि गायब हो गया. कल तक वो 500 का काम कर रहा था, लेकिन आज अगर 9 तारीख को हमने वो पर्स से 500 का नोट निकाल के दिया तो दुकानदार ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. द रीजन बीइंग इन द स्पीच द वर्ड विच वाज यूज्ड वाज नाउ इट इज नॉट अ लीगल टेंडर. तो आज कंट्री में कौन सी करेंसी नहीं चलेगी, इट इज टू बी डिसाइडेड इन कंजोर्शियम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिजर्व बैंक. तो पहले जो भी करेंसीज चलती थी उसमें से 500 और 1000 के नोट्स को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था. सो दे आर नो मोर द लीगल टेंडर. और जब लीगल टेंडर नहीं है यानी लीगली दे आर नो मोर द करेंसीज ऑफ द कंट्री. तो अब आप अगर वो चीज दे के कोई सामान खरीद रहे तो इफेक्टिवली आप 500 का सामान तो खरीद रहे, लेकिन दुकानदार को बदले में रुपए कुछ नहीं दे रहे, जीरो. क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज द ओल्ड 500 और 1000 नोट्स. दे आर नो मोर द लीगल टेंडर. तो फिएट मनी क्या है? फिएट मनी इज बेसिकली विच इज बीइंग यूज्ड इन द कंट्री. बट डज इट मीन आज आपके पास अगर 20 रुपए का नोट है तो क्या इसका मतलब उसको बनाने में 20 रुपए लगे? या 1 रुपए का नोट है तो उसको बनाने में 1 रुपए लगे? कोई 2000 का नोट है तो उसको बनाने में 2000 रुपए लगे होंगे? द आंसर इज नो. फिर इनकी ये वैल्यू 2000, 500, 1000, 1000 तो खत्म हो गया, 20, 10, 1, ये सब आई कहां से? ये तो गवर्नमेंट ने जिस नोट में जो छापा वो उसकी वैल्यू हो गई. तो अगर 1 रुपए के नोट में गवर्नमेंट ने 1 रुपए छाप दिया तो क्या इसका मतलब उसकी कॉस्टिंग भी 1 रुपए ही है? क्या उसकी वैल्यू 1 रुपए? द आंसर इज नो. वो नोट जो 1 रुपए का छपा वो काम 1 रुपए का करेगा, बट इट डज नॉट मीन उसको बनाने की कॉस्ट गवर्नमेंट को भी 1 रुपए. उसकी कॉस्ट तो ज्यादा होगी गवर्नमेंट को.
तो लेट से एक रुपए का नोट भी छापने के लिए गवर्नमेंट को 100 रुपए खर्चा करना पड़ता है, तो वो कॉस्टिंग 100 रुपए की है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो काम तो 1 रुपए के बराबर ही करेगा। और वहीं 2000 का नोट छापने की भी कॉस्ट मान लीजिए अगर 800 रुपए, तो कॉस्टिंग 800 है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में तो 2000 का काम कर जाएगा। तो आज 2000 के नोट की वैल्यू 2000 है, 1 रुपए के नोट की वैल्यू 1 रुपए है। ये व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल फिएट मनी। तो उनकी वैल्यू वही रहेगी जो गवर्नमेंट ने उन्हें डेजिग्नेट किया है। जो उस नोट पे छप गया वो उसकी वैल्यू, और वो मार्केट में उतने का ही काम करेगा। और भले ही फिर वो 500 लिखा भी रहे, लेकिन अगर वो लीगल टेंडर नहीं रहे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। करेक्ट? लिखिए फिएट मनी। फिएट मनी So we are writing about fiat money. So it's a currency. अब हम जो भी बात करेंगे हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे, तो जब भी हम करेंसी बोल रहे हैं मतलब वी आर स्पीकिंग ऑफ इंडियन रूपी, तो उसको डिनोट किया जाता है आईएनआर, इंडियन रूपी। सो करेंसी दैट इज इंडियन रूपी विच government has declared to be a legal tender. तो fiat money का मतलब क्या होता है? Fiat money refers to the currency which the government has declared to be a legal tender. यानी जब तक गवर्नमेंट उसे लीगल टेंडर मानेगी तब तक वो करेंसी कंट्री में चलेगी, अदरवाइज वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, अदर देन दैट वो और कुछ नहीं है। करेक्ट? तो इट्स अ इंडियन करेंसी विच गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू बी अ लीगल टेंडर। तो क्या इसकी खुद की कोई वैल्यू है? 1 रुपए के नोट की खुद की कोई वैल्यू है? द आंसर इज नो। उसकी इंटरनल वैल्यू 0। वैल्यू सिर्फ उस नोट में जो चीज छप गई उसकी है। तो बनाने में उसकी कॉस्ट XYZ कुछ भी लगी हो, पर वो मार्केट में काम वही 1 रुपए का ही करेगा। करेक्ट? यानी उसकी खुद की वैल्यू जो उसकी इनहेरेंट कॉस्ट है। कोई भी प्रोडक्ट आज मार्केट में बिकता है, लेट से आप एक टेलीविजन बेच रहे, तो टेलीविजन बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है? उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें कमाना चाहते हैं वो जोड़ के फिर आप उसको मार्केट में बेचते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर 50,000 की टीवी है तो मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के वो फाइनली 50,000 में है। लेकिन अगर 1 रुपए का नोट मार्केट में आ रहा है तो भले ही उसको बनाने की कॉस्ट 80 रुपए 100 रुपए है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में काम 1 रुपए का ही कर रहा है। तो उसकी खुद की पहचान क्या है? खुद की पहचान कुछ भी नहीं है। तो जो खुद की पहचान है दैट इज ओनली कॉल्ड एज रिफर टू एज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फिएट करेंसी जो भी होता है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इनएलिजिबल, यानी एक तरीके से नेग्लिजिबल, 0 रहती है। तो लिखिए आगे, वैल्यू ऑफ fiat money is derived from the relationship. Value of fiat money is derived from the relationship between सप्लाई एंड डिमांड। उसकी वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है कि 1 रुपए के नोट की कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, रेदर देन कि वो 1 रुपए के नोट बनाने की कॉस्ट कितनी है। सो वैल्यू ऑफ फिएट मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड रेदर देन वैल्यू ऑफ द मटेरियल value of the material that the money is made of। तो वो नोट जिस मटेरियल से बना उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, हमें उससे मतलब कुछ नहीं होता।
सिर्फ उसमें जो बोल दिया गया वही उसकी वैल्यू मान ली जाती है। तो 1 रुपए बोल दिया तो उसकी वैल्यू 1 रुपए मान ली जाएगी, भले ही उसको बनाने में मटेरियल कोई भी कॉस्ट के लगे हों। दैट इज फिएट मनी, करेक्ट। सो वी वर अबाउट टू कंप्लीट अवर फर्स्ट पैराग्राफ जो था हमारे पास। लेट अस कंप्लीट, देन विल एंटर इनटू द सेकंड टॉपिक। कल हमने लिक्विड एसेट तक देख लिया था कि मनी एक लिक्विड एसेट है, किस तरीके से लिक्विडिटी का रोल है वो भी हमने कल एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, जहां पे एक करोड़पति व्यक्ति भी एक लेस का पैकेट नहीं खरीद पा रहा था और एक व्यक्ति जिसके पास 10 रुपए का नोट था वो अपनी जरूरत पूरी करके चला गया। तो आपके पास कौन सी एसेट है ये मायने रखता है, वेदर यू आर होल्डिंग अ लिक्विड एसेट और यू आर होल्डिंग अ इल कुछ वैल्यू होती है 1, 10, 20, 50, 100, but currency which represents money does not necessarily have intrinsic value. Intrinsic value मतलब internal value, तो उनकी खुद की कोई internal value नहीं रहती। So thus fiat money has no intrinsic value. Fiat money की खुद की कोई भी intrinsic value नहीं रहती, but it is used as a medium of exchange. पर बस उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि मैंने 500 का कोई सामान खरीदा तो उसके बदले में 500 का एक नोट पकड़ा दिया, तो अल्टीमेटली आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर एन एक्सचेंज पर्पस, उसके अलावा उसका और कोई यूज नहीं है। बिकॉज द गवर्नमेंट हैज बाय लॉ मेड देम लीगल टेंडर विच मीन्स दैट दे सर्व बाय लॉ एज मीन्स ऑफ पेमेंट, यानी क्योंकि उसे लीगल टेंडर, और वो भी एक्सचेंज में सिर्फ तभी तक इस्तेमाल हो रहा है जब तक वो लीगल टेंडर है, तो लीगल टेंडर है इसलिए आप उसे एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो क्या मनी का मतलब सिर्फ वही चीज जो आपके पर्स में पड़ा होता है, क्या वही पैसा है? द आंसर इज नो। पर्स में तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो क्या हम अपनी जरूरतें उससे पूरी कर सकते हैं? यस। आज मुझे कोई चीज खरीदनी है, अगर मेरे पास कैश नहीं है बट आई हैव डेबिट कार्ड और प्रोवाइडेड बैंक में बैलेंस है, तो आई कैन परचेज द प्रोडक्ट। क्रेडिट कार्ड में बैलेंस की भी जरूरत नहीं, पर प्रोवाइडेड आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी आप जरूरतें, तो हम ये सीख रहे हैं कि जरूरतें कैसे पूरी हो सकती है, चीजें कैसे खरीदी जा सकती है। तो इवन इफ आई होल्ड डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। एक होता है फिजिकल मनी, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो आज जरूरतें केवल फिजिकल मनी से ही पूरी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक मनी से भी पूरी होती है। तो जब हम मनी की बात करते हैं तो हम मनी में हम ओवरऑल मनी की बात करते हैं, यानी हम कैश की भी बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक की भी बात करते हैं। तो मनी इज नॉट नेसेसरली अ फिजिकल आइटम जो आपके नोट पड़े हुए हैं आपकी जेब में। इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लाइक योर बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब मनी है। आज की तारीख में अगर बात करें तो इवन वॉलेट्स, तो आपके अलग अलग पेटीएम में कुछ है वो भी तो मनी है, उससे भी आप जो चीज खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। तो वॉलेट्स, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मनी इज इन फैक्ट only one among many kind of financial assets which households, firms, governments and other economic units hold in their asset portfolio. अगर आप कोई भी बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं, पूरे अकाउंट्स में आप यही काम करते आए हैं, तो आप कोई भी बिजनेस की बैलेंस शीट बनाइए, उस बिजनेस में कोई एसेट आए ना आए, पर कैश इन हैंड आपको जरूर मिलेगा, भले ही नेग्लिजिबल से नेग्लिजिबल रहे, but you will find every business holds certain amounts of cash in their locker. चाहे वो बिजनेसेस हो यानी फर्म्स, चाहे वो घर वाले हो दैट इज हाउस होल्ड्स। आज आप घर में भी चले जाइए, हर घर में आपको कुछ ना कुछ वो पैसा एक तिजोरी के अंदर रखा हुआ मिलेगा, करेक्ट। तो ये सब क्या है, यानी देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मनी, तभी हर कोई व्यक्ति उसे एज एन एसेट होल्ड करके रख रहा है। तो आज बैलेंस शीट में कई सारी एसेट्स होती है, केवल मनी नहीं होता। यू विल हैव लैंड, बिल्डिंग, यू विल हैव मशीन्स, यू विल हैव फर्नीचर्स, बट उनके साथ साथ एक कैश नाम की एसेट भी हर व्यक्ति के पास आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे इवन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट भी कुछ पैसा अपने पास हमेशा अपनी तिजोरी में रखेगी। यानी बैलेंस शीट में एसेट में कैश इन हैंड इज समथिंग विच नन
पर्सन अवॉइड्स। करेक्ट। तो अब बात आती है कि इफेक्टिवली व्हाट कैन बी द वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद द शीट्स। तो मनी हैज 4 फंक्शंस। अब लिखा एग्जाम में क्वेश्चन आया था 4 का ही, टोटल देयर आर 5 फंक्शंस, बट सवाल आया था मनी हैज 4 फंक्शंस, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर, एलुसिडेट। 3 नंबर का सवाल, फंक्शन है 5, पूछा 4 और नंबर दे रहा है 3। करेक्ट। आईसीएआई। तो ये भी मैंने आपको कल बता दिया था, मेजॉरिटी हाईएस्ट मार्क्स 3 ही रहेंगे, केवल एक फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दे जहां पे एक 5 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, बट अदर देन दैट बाकी हर चैप्टर से 3 नंबर के मैक्सिमम 2 और 3 नंबर इसी तरीके के सवाल रहने वाले हैं। टोटल एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स, 3 3 2 2 इस तरीके का वेटेज रहने वाला है मार्क्स का। ये पैटर्न अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें फॉलोड हुआ है, तो हमारे एग्जाम में भी आगे यही, अनलेस इट इज अ चेंज, ये फॉलो रहेगा। करेक्ट। तो हमें जितने भी आंसर्स प्रिपेयर करने उसी के अकॉर्डिंगली, उसी माइंडसेट से प्रिपेयर करने। तो अब अगर फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें, कि मनी कौन कौन से फंक्शंस पूरे करता है या मनी के क्या क्या यूज है, तो अमॉन्ग द अदर यूजेज और अदर फंक्शंस ऑफ मनी, मनी का एक काम है जो हमने देखा था, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे मैक्सिमम यूज मनी का इसीलिए किया जाता है। आज आप जो भी ट्रांजैक्शन करें, हर ट्रांजैक्शन का एक पहलू पैसा रहेगा। आप कोई चीज लेंगे उसके बदले में पैसा देंगे, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी money, that is cash. Another use of money is it acts as a unit of account, या कई बार हम इसे unit of value भी बोलते हैं। This is the second function of money. It also acts as a unit of deferred payment. Money acts as a unit of deferred payment. Then it acts as a store value. This is the 4th function of money. And the last but not the least, money has perfect reversibility. तो मनी के बहुत सारे कामों में ये उसके मेजर काम है। Let us try and understand what are these functions all about. तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी की इंपॉर्टेंस समझना है तो आपको इमेजिनरी व्यूज ऐसे रखने हैं कि अगर दुनिया में ये चीज नहीं होती तो कैसे चलता, तब उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप, वो फंक्शंस आपको अपने आप उसके समझ में आएंगे। तो फंक्शंस ऑफ मनी यानी याद करिए, अगर पैसा नहीं होता तो देयर वुड हैव बार्टर सिस्टम। और कल का एग्जांपल याद करिए, एक टेलीविजन के बदले 6 मोबाइल और एक मोबाइल के बदले 3 शर्ट, तो कुल मिला के एक टीवी लेने के लिए 18 शर्ट लग जाते। तो आज ये तब होता इफ मनी वुड नॉट हैव बीन देयर, बट आज मनी है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब उसे टीवी के बदले मोबाइल चाहिए और मेरे पास मोबाइल है नहीं, मेरे पास शर्ट है लेकिन उसे शर्ट नहीं चाहिए। तो अब मुझे इतने सारे एक्सचेंज कराने पड़ते बार्टर सिस्टम में। वो तो लकीली मोबाइल के बदले ही शर्ट मिल गया। मान लीजिए मोबाइल खरीदने जाता और वो मोबाइल का एक्सचेंज किसी दूसरी चीज से कराता, फिर वो दूसरी चीज से तीसरी चीज, और ये एक्सचेंज कितने टाइम चलता चलता, मेरे को तब तक एक्सचेंज करना पड़ता रहता जब तक कोई बदले में शर्ट लेने के लिए तैयार नहीं हो जाए, क्योंकि ओनली थिंग दैट आई कैन गिव इज द शर्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी वो एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं हो पाता, आई वुड हैव टू वेट। और अगर कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो शर्ट के बदले में मुझे कोई चीज एक्सचेंज करके दे, तब तक ये ट्रांजैक्शन मैं कर ही नहीं पाता। और ये ट्रांजैक्शन नहीं होता मतलब आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज विथ माय नीड्स। जो चीज मुझे चाहिए वो चीज मुझे नहीं मिल पाती। बट आज पैसा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मुझे टीवी और उसको मोबाइल। ये कोइंसिडेंस होता कि उसका टीवी और मेरे पास मोबाइल हो तो मैं एक्सचेंज कर जाऊं, लेकिन ये नहीं था तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। पर अगर ऐसा रहे तभी ट्रांजैक्शन होता था। बट आज मनी रहेगा तो अब ये कोइंसिडेंस की जरूरत ही नहीं है मेरे को। आई कैन गिव मनी, टेक टेलीविजन, उसको मोबाइल खरीदना है, जा भैया ये पैसे से मोबाइल खरीद के आ जाए।
मैटर फिनिशेस। तो ये पॉसिबल क्यों पाया? बिकॉज ऑफ मनी। तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज मैं कोई भी दुकानदार को कोई भी चीज बदले में दूं, वो अपने यहां का प्रोडक्ट किसी एक्सचेंज में मुझे नहीं बेचेगा। लेकिन अगर मैं उसे एक्सचेंज में बोलूं कि मैं रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो वो तुरंत, अगर वो बेचना चाहता है तो एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाएगा। तो यानी मनी का सबसे, मनी की खासियत क्या है कि कोई भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वन ऑफ द बेसिक यूज और फंक्शन ऑफ मनी इज, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी एसेट्स को हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको जरूरत है वही एक्सेप्ट करेगा, बट जनरली हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बट मनी एक ऐसी एसेट है जिसको जनरली कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही उसकी खासियत है। फंक्शन जब हमें बताना है तो हमें उसकी खासियत बतानी है जो दूसरों की नहीं है। आपको अपनी तारीफ करना है तो या तो आप अपनी यूनिकनेस बताइए या दूसरों की कमियां बताइए, तो ऑटोमेटिकली आपकी यूनिकनेस निकल के आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से मनी की इंपॉर्टेंस समझना है तो या तो मनी क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए, या ये बताइए कि दूसरे क्या काम नहीं कर सकते जो मनी कर सकता है। तो मनी ने बोला मुझे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरी एसेट्स को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यही उसकी फंक्शन हो गया। तो आपको जब इसी ऊपर लिखना पड़ेगा, यही सवाल आया था 3 नंबर का, अब आपको इनके ऊपर लिखना था। तो मनी एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि इट एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ टाइम एंड स्पेस। किस तरीके की टाइम एंड स्पेस? याद करिए, मुझे टीवी खरीदना है, उसे एक्टिवा खरीदना है, लेकिन उसे एक्टिवा खरीदना है 2 महीने बाद, मुझे टीवी खरीदना है आज। अब 2 में से एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, या तो मैं 2 महीना रुकूं या वो 2 महीना जल्दी गाड़ी ले। बट अब अगर उसी की जगह पैसा रहेगा तो मैं आज टीवी खरीदूंगा, वो 2 महीने बाद एक्टिवा खरीदेगा। दोनों अपनी अपनी जरूरतें अपने अपने समय पे पूरा करेंगे। नो नीड ऑफ entering into a transaction when you don't require to enter into। तो आज मनी होने से टाइम और स्पेस ये भी अलग हो गए। तो एक ट्रांजैक्शन जो पहले बार्टर सिस्टम में होता था, अब मनी के आने से ये अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गए। तो सेपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, not just medium of exchange, it is also a separation of transaction, one transaction being broken into 2 different areas। तो ये मनी की खासियत, that is a function of money as a medium of exchange। सेकेंड, यूनिट ऑफ अकाउंट और यूनिट ऑफ वैल्यू। आज हम कोई भी चीज हम खरीदने जाएंगे तो हर चीज का अपना अपना एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर वीट खरीदने जाना है तो किस में मांगेंगे? केजीज में मांगेंगे ना। तो आप क्या बोलेंगे? 1000 kg वीट दे दो, यानी केजी इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वीट। वहीं आपको मिल्क परचेज करने जाना है तो ऐसा बोलते हैं 1000 kg मिल्क दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो अगर मिल्क परचेज करने जाना है तो उसका अपना एक अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो आप बोलते हैं 500 लीटर मिल्क दे दो। तो लीटर बिकम्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मिल्क। वहीं आपको कपड़े खरीदने जाना है, क्लॉथ, तो बोलते हैं भैया 100 लीटर कपड़े दे देना। 100 लीटर तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? 100 मीटर। यानी इफेक्टिवली यू परचेज क्लॉथ इन मीटर्स। और वहीं क्लास में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आज मैं बोलूंगा आज मैंने 100 मीटर बच्चों को पढ़ाया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो मैं क्या बोलूंगा? आज मैंने फॉर एग्जाम्पल 200 बच्चों को पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स आर मेजर्ड इन नंबर्स। आज हर किसी का अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हर चीज को नापने का तरीका अलग अलग है। इवन दो ईच एसेट हैज इट्स ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेकिन इन सब में एक बात खासियत है, और वो क्या? एट लास्ट ये सब आएंगे एक ही यूनिट में, और वो है रुपीस, इंडियन प्रोस्पेक्टिव। यानी अगर मेरे को 1000 kg वीट भी खरीदना है तो मैं दुकानदार से यही पूछूंगा कितने रुपए लगेंगे। अगर मुझे मिल्क भी परचेज करना है कितने रुपए लगेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कितने रुपए लगेंगे, करेक्ट, क्लॉथ परचेज करना है कितने रुपए लगेंगे। तो भले ही ईच प्रोडक्ट हैज इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेकिन स्टिल
देयर शुड बी कोई ना कोई तो एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जिसमें सब चीजें आ सके, अदरवाइज हाउ कंपैरिजन विल बी पॉसिबल। आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप एक कार खरीदने गए, आपने कार वाले से पूछा भैया कितने की कार है, बोला एक कार 7 टू व्हीलर के बराबर है, तो आपको समझ में क्या है, आप कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब एक ने दूसरे को रिलेट कर दिया, तो अब आपको यह जानना इफेक्टिवली कि वो कार है कितने की, तो आप टू व्हीलर के पास गए कि भैया एक टू व्हीलर कितने की, वो बोला एक टू व्हीलर तो 10 मोबाइल के बराबर है। फिर आप मोबाइल वाले के पास गए, उसने कपड़े से रिलेट कर दिया, कपड़े वाले के पास गए, उसने किसी और चीज से रिलेट कर दिया। हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर थिंग्स, आज कौन सी चीज सस्ती कौन सी चीज महंगी, आज आप उसको कंपेयर कैसे कर पाएंगे, यानी कंपेरिजन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर आप वही सारी चीजें रुपए के टर्म्स में बता दी जाए, या एक कोई ऐसी लेट्स से रुपये नहीं है, कोई दूसरी चीज हो, पर कोई एक ऐसी एसेट हो जिसमें सारी चीजें बताई जा सके, तो आपके लिए कंपैरिजन भी आसान होगा। आज मैं बोलता हूं कंट्री में एक लेस बना और एक मर्सिडीज बना, दोनों तो बराबर है। अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताया जाए कि आज कंट्री में मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, एक लेस का पैकेट मैन्युफैक्चर होता है और एक मर्सिडीज मैन्युफैक्चर होती है, तो देखने में तो क्वांटिटी में दोनों एक ही लग रहे हैं। क्वांटिटेटिव कंपेयर करेंगे तो मतलब इंडिया दोनों में ही पीछे, लेकिन जब इफेक्टिवली देखें तो फिर समझ में आएगा कि भैया एक मर्सिडीज बनाने की कॉस्ट कितनी और एक लेस का पैकेट बनाने की कॉस्ट कितनी। तो यानी कंपैरिजन जब करना है तो वैल्यू पे कंपैरिजन किया जाता है, पर अब वैल्यू, अब 1000 केजी को 500 लीटर से कैसे कंपेयर करूं, इवन डिफरेंट यूनिट्स आर नॉट कंपेरेबल। तो आज एक सिंगल यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसपे हम चीजों को कंपेयर कर सके। मनी नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होती कंपैरिजन की, बट आज मनी है इसलिए आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आज अगर आपको कोई बोले कि मैं मोबाइल फोन तेरे को दे रहा हूं और आपने पूछा कितने का है, बोला 4 लाख रुपए का है, एक नया मोबाइल फोन आया है 4 लाख रुपए का है, तो आप बोलेंगे रुक जा 1 आध लाख और मिलाता हूं और 4 चक्का लेके आ जाता हूं। तो मीनिंग देयर बाय अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं, अदरवाइज जब एक के टर्म्स में दूसरी एसेट होती तो दैट कंपैरिजन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर यू। तो आज एक ऐसा यूनिट होना इज अ फेवरेबल थिंग जिससे कंपैरिजंस पॉसिबल होता है। तो वो यूनिट, सिंगल यूनिट कौन सी है, वो सिंगल यूनिट एक ही है, दैट इज मनी, रुपी, इंडिया के टर्म्स में INR। तो आज यही उसका फंक्शन है। और कोई एसेट है जो हर प्रोडक्ट के MRP में वो चीज बताई जा सके, द आंसर इज नो। हर की अपनी अपनी अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, बट रुपी इज अ सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज कॉमनली यूज फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो आज कोई भी प्रोडक्ट हो कंट्री में, हर प्रोडक्ट एट लास्ट आएगा मनी के टर्म्स में। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ मनी कि इट्स एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और यूनिट ऑफ वैल्यू, कि कौन सी चीज कितने की है ताकि आप कंपैरिजन कर सके। दैट बिकम्स द सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी। थर्ड, यूनिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आज तो आज ये कल का भी बताने की हिम्मत रखता है मनी, केवल करंट सेटलमेंट्स को ही हैंडल नहीं करता, इवन फ्यूचर सेटलमेंट्स को भी हैंडल करता है। इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। लोन्स, तो आप अगर बैंक से जो लोन ले रहे हैं तो बैंक वाला भी लोन आपको मनी के टर्म्स में ही देता है कि आज आप 50 लाख रुपए लीजिए, 10 साल में 80 लाख लौटाइए। बैंक वाले ने ऐसा कभी नहीं बोला आज आप 50 लाख लीजिए, 10 साल बाद 10 किलो सोना दे देना मेरे को, 10 साल बाद एक घर दे देना मेरे को। यानी ही डिड नॉट एक्सचेंज इट विथ अदर एसेट्स। क्यों? 10 साल बाद किसकी क्या कीमत किसे पता, बट मुझे यह पता है कि जो चीज आज 50 लाख है वो 10 साल बाद हैविंग रिगार्ड टू अ कंसिडरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आज का 50 लाख 10 साल के बाद 80 लाख के बराबर है। तो मैं वो बोल सकता हूं कि या तो आज 50 लाख ले या 10 साल बाद 80 लाख दे, एक ही बात है मेरे लिए। तो यानी मनी ये काम भी कर रहा है, वो केवल आज के ही कोर्स को सेटल नहीं कर रहा। कोई चीज मुझे फ्यूचर में खरीदनी है तो उसके लिए भी क्या दाम देना है वो मुझे आज पता है। आई कैन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, आई कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। या उल्टा बोल लो, 10 साल बाद 80 लाख चाहिए तो आज कितना चाहिए मैं वो भी निकाल सकता हूं, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। तो मनी हेल्प्स इन यूजिंग बोथ द थिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आज एक घर लो, 10 साल बाद 2 घर लो, क्या वो एक बराबर है? द आंसर इज नो। करेक्ट? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी ही वो एसेट है जो इस बात को यानी फ्यूचर सेटलमेंट को, डेट ऑब्लिगेशंस को भी सेटल करने में यूज आती है, और कोई एसेट यूज नहीं आ सकती। यही उसका फंक्शन। जहां दूसरे यूज ना आ सके और कोई यूज आ जाए वही उसकी खासियत बन जाती है। तो मनी अपनी वही खासियत बता रहा है।
कि यहां पे कोई भी दूसरी एसेट काम नहीं आ सकती। भैया घर सोच के, घर बहुत प्रकार के होते हैं। घर एक पैलेस भी होता है, घर झोपड़पट्टी भी होता है। तुमने बैंक ने बोला था 10 साल बाद एक घर दे देना, मैं झोपड़पट्टी ले जाके दे दूंगा। लोन लिया था बैंक से 1 करोड़ का, तो बैंक वाले को तो 1 करोड़ में पड़ जाएगी झोपड़पट्टी। तो इसलिए देयर कैन नॉट बी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, मनी हैज टू बी एक्सचेंज। तो बैंक हमेशा मनी के टर्म्स में जवाब देगा, एसेट्स के, अदर एसेट्स के टर्म्स में जवाब नहीं देगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज द थर्ड फंक्शन। फोर्थ, एक्ट्स एज अ स्टोर वैल्यू। मतलब स्टोर वैल्यू। रेस्टोरेंट गए? हाँ या ना? नहीं गए ना? ओके। कभी उसका बिल देखा है? हाँ, वो डेफिनेटली नहीं देखा है आपने। आई एम वेरी श्योर। मैं बिल पटाया नहीं पटाया वो नहीं पूछ रहा हूं, बिल देखा है। हाँ, करेक्ट। अब जब आप रेस्टोरेंट में कोई खाना खाते हैं, उसका बिल देखते हैं, उस वक्त तो रख लेते हैं। कभी वही बिल को 4 महीने बाद देखा है? अगर कभी गलती से भी नजर पड़ गई होगी आपकी उस बिल पे, तो आपको वो सिर्फ एक सफेद कागज दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी इसका मतलब वो तो गायब। बिल जो छपा था 4 महीने बाद तो उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं दिख रहा। नाउ इट इज अ ब्लैंक पेपर। आप उसका रफ में इस्तेमाल करके फाड़ के फेंक देंगे। अब सोचिए पैसा। आपके पर्स में 2000 का नोट पड़ा है, आज पड़ा है। अब आप 4 महीने तक खर्चा ही नहीं करते। 4 महीने बाद पर्स खोला, सफेद कागज, सफेद कागज, रफ वर्क इस्तेमाल किया, फाड़ के फेंक दिया। क्या ऐसा किया? नहीं। 4 महीने बाद भी निकालते हैं तो वो 2000 का नोट 2000 ही दिखेगा ना? हाँ या ना? क्या ये उसकी खासियत है या नहीं है? अगर अगर नोट या करेंसी भी वैसा ही बनता जैसे रेस्टोरेंट का बिल बनता है, तो क्या लोग उसे अपने पास स्टोर करके रखते? नहीं। जो आया खर्चा कर भी है, 4 महीने बाद तो ये सफेद कागज हो जाएगा। तो आज आया खर्चा करो। पीपल वुड हैव यूज्ड द मनी फॉर स्पेंडिंग रेदर देन सेविंग। लेकिन आज कोई भी घर में चले जाइए, ये तो 4 महीने के बाद लोग 10-10 साल से पैसा रखे हुए, वही पैसा गड्डी बना के पड़ा हुआ है, कभी निकलता ही नहीं। आप सोचिए अगर मनी की ये खूबी नहीं होती, आपको उसकी इंपॉर्टेंस जानना है तो सोचिए अगर वो ऐसा नहीं करता तो कैसा होता कि 1 साल बाद तिजोरी खोली और वो नोट पड़े तो हैं रबर बैंड में, लेकिन इफेक्टिवली कोई यूज नहीं, गायब। तो क्या कोई भी व्यक्ति अपनी तिजोरी में पैसा रखना पसंद करता? द आंसर इज नो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, ना पैसा ऐसा करता। आज लोग पैसों को सालों साल रखते हैं अपने पास, अपनी तिजोरी में। हर घर में मिलेगी आपको एक तिजोरी, और वो तिजोरी के अंदर एक छोटी तिजोरी। आपका हाथ तिजोरी तक तो पड़ सकता है, पर छोटी तिजोरी तक कभी नहीं पड़ता, जो तिजोरी के अंदर रहती है। कभी पूछिएगा घर जाके। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने गलती से पूछ लिया, तो फिर आपसे ही सवाल जवाब 4-5 पूछ लिए जाएंगे कि आपको क्या करना, आपको पता कैसे चला तिजोरी के अंदर तिजोरी है। तो अल्टीमेटली ये सारी राज की बातें होती है घर में। और अगर गलती से वो कभी छोटी तिजोरी खुल गई आपके सामने, तो उसके अंदर क्या मिलेगा? पैसा रखा हुआ मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम अदर एसेट्स, पैसा भी उनमें होगा। नाउ व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मनी हैज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इटसेल्फ। मनी हैज अ स्टोर वैल्यू। मनी कैन बी स्टोर्ड। मनी डज नॉट डिमिनिशेस। आप उसको कैसा भी रख लीजिए, वो कभी खत्म नहीं होता। करेक्ट। इंडियन की करेंसी तो फिर भी अगर आप थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करें तो 2-3 टुकड़े हो जाएं, बट कभी फॉरेन की करेंसी को तो वो भी कोशिश मत करिएगा। हाथ टूट सकता है पर वो करेंसी नहीं टूटेगी।
करेक्ट। ऑब्वियसली उनका मटेरियल वैसा, आप कभी डॉलर को फाड़ने की कोशिश कर लीजिए, वो डॉलर कभी फटेगा नहीं। करेक्ट। इंडियन करेंसी हो जाती है। ऐसा कभी घर में 2000 का नोट लेके ट्राई मत करिएगा कि आज सर ने बोला था ट्राई करते हैं नोट फटता है कि नहीं अपने पेरेंट्स के सामने।
से मिलिएगा। करेक्ट? 1 o'clock आपकी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा 12 to 1 चलेगा, फिर विल हैव 15 मिनट्स ब्रेक, फिर 1:15 से 2:15 रहेगा। क्या हो गया? कौन रहेगा? वो आपको 1:15 को पता चलेगा। चलो, करेक्ट? सो विद दिस, यस, वी हैव फिनिश्ड विद द फंक्शंस ऑफ मनी। तो जो फंक्शंस ऑफ मनी है उसमें हमने देखे मनी के 5 फंक्शंस होते हैं। वंस अगेन, व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मनी? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ one thing has to be sure, you have to be participative in the class. करेक्ट? ये सब्जेक्ट में सिर्फ मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप भी बोलेंगे और मैं भी सुनूंगा। तो अगर मुझे लग रहा है कोई पार्टिसिपेटिव नहीं होगा तो मैं इनवाइट करूंगा उसे यहां पे पार्टिसिपेट होने के लिए। करेक्ट? तो इसलिए बेटर है विल हैव अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन दिस सब्जेक्ट। तो वंस अगेन, डिफाइन मनी। मेंटल प्रेजेंस इज मस्ट। मैंने आपसे डिफाइन मनी पूछा था। डिफाइन मनी। Money is a set of liquid financial asset. Variation in the stock of which will have an impact on the aggregate economic activity. Money is an asset which is commonly used and accepted as medium of exchange, means of payment. Which money has no intrinsic value? Fiat money has no intrinsic value. What are the 5 functions of money? Acts as a medium of exchange, unit of account, unit of deferred payment, store value. आइए functions of money पे let us check. First function, medium of exchange. So money is a convenient medium of exchange, or it is an instrument that facilitates easy exchange of goods and services. आज सोचिए मनी के होने से कितनी चीजें आसान हो गई। इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अदरवाइज बार्टर में कितनी मुश्किलें थी। मनी कमांड्स परचेजिंग पावर। आज मनी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि लोगों को उससे परचेजिंग पावर मिलता है, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, इसीलिए लोगों को मनी चाहिए। जहां पे वो ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर खत्म, मनी की डिमांड भी खत्म। आज कोई 500,000 की डिमांड करता है क्या पुराने वाले नोट की? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे यू कैन नॉट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर। तो वो डिमांड तभी तक थी जब तक यू कुड ट्रांसफर द परचेजिंग पावर, विच इनेबल्स अस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी, मनी इंक्रीजेस द ईज ऑफ ट्रेड and reduces the inefficiency and transaction cost involved in barter exchange. ये लाइन का मतलब तब समझ में आएगा जब आपको पता रहे कि जब बार्टर सिस्टम होता तो कितनी मुश्किलें होती। ये तो चलो फिर भी हमने कंबाइन कर लिया कि एक टीवी के बदले 18 शर्ट। अब मान लीजिए आपने 5 लाख की कार खरीदने जाना है। कार खरीदने गए, कार वाले ने बोला, एक कार आपने पूछा कितने की, उसने बोला ऐसे तो उसकी इफेक्टिवली वैल्यू 5 लाख की है, आप 5 लाख की कोई चीज लाके दो, गाड़ी लाके दो। अब आप 2 व्हीलर वाले के पास गए, इफेक्टिवली प्राइस के टर्म से पूछा तो एक गाड़ी लगभग लेट से 60,000 की। अब 60,000 की है, आपको उसको बदले में सिर्फ गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर कार के एक्सचेंज में। तब आप 2 व्हीलर खरीदने गए, तो जब 2 व्हीलर खरीदने गए उसने बोला 60,000 की एक 2 व्हीलर है। अब आप जो कार खरीद रहे हैं वो तो 5 लाख की। आप कितनी 2 व्हीलर खरीदनी पड़ेगी आपको तब जाके आप कार खरीद पाएंगे? 8 खरीदेंगे तो 4,80,000 होगा, 9 खरीदेंगे तो 5,40,000 होगा। अब प्रॉब्लम देखिए, मनी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी इस फेज में कि अब या तो आप पहले आप 8 एक्टिवा खरीद के लेके गए। जब 8 एक्टिवा खरीद के ले जाके कार वाले को दिया,
बोला ये 8 एक्टिवा तो कितने की हुई, क्योंकि पता तो उसने भी कर रखा था, तो ये 8 एक्टिवा तो 4,80,000 की हुई। तो बोला इसमें तो मैं 2 चक्के निकाल के दूंगा कार के। बोला नहीं, आपको कार पूरी चाहिए। तो बोला मेरे को फिर उसका पूरा पैसा चाहिए, आधा पैसा नहीं चाहिए। तो अब आपके पास, आप एक्टिवा वाले के पास गए, उसको बोला आधा एक्टिवा काट के दो या 25% काट के दो। बोला ऐसा हम नहीं बेचते, चाहिए तो पूरा एक्टिवा लो। अब आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं। अब आपने 9th एक्टिवा खरीदी, वो 9th एक्टिवा ले जाके दे रहा है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो 20-25% काट के कार वाले को दे, पर आपको भी पता है बची हुई एक्टिवा यूज कहां करेंगे, तो उससे अच्छा आपने पूरी 9 एक्टिवा उसको दे दी। तो आपको भी पता है कि आप 5,40,000 की चीज दे रहे हैं और बदले में चीज कितने की मिल रही है, 5 लाख की। नुकसान हुआ कि नहीं? तो आज हर चीज बार्टर सिस्टम में इफेक्टिवली जितने की चीज आप ले रहे हैं उतने की ही चीज एक्सचेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिंस दैट इज नॉट पॉसिबल, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को नुकसान होना ही है। आज मनी है तो ये नुकसान की जरूरत भी नहीं है, जितने की चीज आप ले रहे हैं उतना ही पैसा देके आप खरीद सकते हैं। अब उस लाइन को दोबारा पढ़िए। बाय एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी, यानी मनी इंटरमीडियरी है, इट इंक्रीजेस द ईज ऑफ ट्रेड, पहले तो बिजनेस ही आसान, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं, एंड रिड्यूसेस द इनएफिशिएंसी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व इन अ बार्टर एक्सचेंज। कितने ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, और इनएफिशिएंसी, जितनी महंगी चीजें खरीदने जाएंगे कितना मुसीबत होगा उसको एक्सचेंज करना। गलती से हेलीकॉप्टर एरोप्लेन खरीदने चले गए, अब उसके एक्सचेंज में कितनी चीजें लाके देनी पड़ेगी आपको, यू कैन जस्ट इमेजिन। बाय डिकम्पोजिंग सिंगल बार्टर ट्रांजेक्शन इनटू 2 सेपरेट ट्रांजेक्शन, पहले एक ही ट्रांजेक्शन था, क्या, टीवी के बदले मोबाइल, पर अब ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग हो गए। तो एक ट्रांजेक्शन बार्टर में, जो एक ट्रांजेक्शन होता था, मनी के आने के बाद ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग हो गए। सो डिकम्पोजिंग सिंगल बार्टर ट्रांजेक्शन इनटू 2 सेपरेट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज, मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। हाईलाइट करिएगा, यानी मनी के आने से क्या हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस जो चाहिए था अब उसकी जरूरत नहीं है। अब मेरे पास जो चीज है, मैं ऐसी दुकान खोजने की जरूरत नहीं कि वो चीज के बदले में मुझे जो चीज चाहिए कौन देने के लिए तैयार बैठा। अब डायरेक्टली आई कैन गिव मनी एंड परचेज द प्रोडक्ट आई वांट, सो इट एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस फॉर वांट। एंड मनी फैसिलिटेट्स सेपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ इन टाइम एंड प्लेस। 2 महीने बाद की एक्टिवा, अब कोई जरूरत नहीं, मनी है तो मैं टीवी आज खरीदूंगा, तू एक्टिवा 2 महीने बाद खरीदना। ये प्रॉब्लम तब होती जब मनी नहीं रहता। तो इट एलिमिनेट्स ट्रांजेक्शन सेपरेशन ऑफ बोथ इन टाइम एंड प्लेस, and this in turn enables us to economize on time and efforts involved in a transaction. Unit of value, unit of account, तो money is a common measure, highlight, यानी जब भी इसके बारे में लिखना है तो कुछ ऐसे points जो आप लिख सके, value और common denominator of value। हर किसी प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेंगे, पर वो हर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एक ना एक सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, दैट इज मनी। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में रुपी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया इन विच द एंटायर मनी इज डिनोमिनेटेड। यानी इंडिया में आप कोई चीज खरीदने जाएंगे तो वो कोई दूसरी करेंसी में नहीं लिखी होगी उसकी एमआरपी, उसकी एमआरपी हमेशा आईएनआर में होगी। द वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विस इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइस which is nothing but number of monetary units for which the good or service can be exchanged। तो इससे आपको यह समझ में आ जाता है कि वो चीज की वास्तविक कीमत कितनी है, कितने रुपए देके आप वो चीज को खरीद सकते हैं, वो गुड सर्विस ले सकते हैं। It is convenient to trade all commodities in exchange for single commodity. So also it is convenient to measure price of all commodity in terms of single unit rather than record relative price of every good in terms of every other good. मनी नहीं होता तो यही करना पड़ता, रिलेटिव प्राइसिंग। 1 टेलीविजन इक्वल्स टू 6 मोबाइल, 6 मोबाइल, 1 मोबाइल इक्वल्स टू 3 शर्ट, 1 शर्ट इज इक्वल टू सो एंड सो थिंग्स। तो अल्टीमेटली ये रिलेटिविटी जब तक चलती रहती, जब तक आपके पास जो चीज है वो चीज ना पहुंच जाए। तो आज मनी है तो ये रिलेटिव प्राइसिंग की जरूरत नहीं, सीधा मॉनेटरी टर्म्स में प्राइसिंग आपके पास रहनी चाहिए। करेक्ट। An obvious advantage of having single unit of account is that it greatly reduces number of exchange ratio। जैसे हमारे एग्जांपल में कितनी बार एक्सचेंज हुआ, 2 एक्सचेंज हुए। आपको टेलीविजन लेना था तो पहले मोबाइल वाले के पास गए, फिर शर्ट वाले के पास गए, तो शर्ट से मोबाइल, फिर मोबाइल से टीवी आया, तो 2 एक्सचेंज करने पड़े, तब जाके आपको जो चीज चाहिए थी वो मिली। मनी रहता तो वो काम एक ही बार में हो जाता।
यूज ऑफ मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट कैन एनकरेज ट्रेड by making it easier for individuals to know how much one good is worth in terms of another. याद करिए 4 लाख का मोबाइल फोन, अगर वो किसी दूसरे के टर्म्स में बताता, रुपए के टर्म्स में नहीं बताता, आप कंपैरिजन नहीं कर पाते। लेकिन उसने जैसे ही बोला 4 लाख रुपए का है और आपको पता है 5 लाख रुपए में तो कार मिलती है, तो आप तुरंत कंपेयर करके बोलेंगे उससे अच्छा तो मैं 5 लाख की कार खरीद लूंगा। तो कंपैरिजंस पॉसिबल है मनी से। यूज ऑफ मनी as a unit of account can encourage trade by making it easier for individuals to know how much one good is worth in terms of another. इसके सामने आप लिख सकते हैं कंपेरेबल, यानी मनी के आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में वो मिल भी जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अदरवाइज नॉट कंपेरेबल आर मेड कंपेरेबल थ्रू एक्सप्रेसिंग द वर्थ ऑफ ईच इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर एक बार के लिए वो बॉक्स को छोड़िए। थर्ड फंक्शन इज यूनिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो मनी सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दैट इज मनी फैसिलिटेट्स रिकॉर्डिंग ऑफ डिफर्ड प्रोमिसेस टू पे, यानी फ्यूचर प्रोमिसेस जो आपको देना। इट इज यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच फ्यूचर पेमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड और स्टेटेड। एग्जांपल के तौर पे लोन्स, तो लोन के टर्म्स में आप बता सकते हैं कि लोन लेना है तो। However, variation in the purchasing power of money due to inflation, deflation reduces the efficacy of money in this function. अब ये हमेशा रहेगा, मैं आज लोन दे रहा हूं तो आज के सिनेरियो के हिसाब से देख के मैं लोन देता हूं, तो मुझे लगता है आज का 50 लाख 10 साल बाद के 80 लाख के बराबर है। बट ये जो मैंने फैसला लिया ये आज के सिनेरियो के हिसाब से, बट हो सकता है कल को महंगाई और बढ़ जाए और मैंने जो सोचा था वो गलत हो जाए, तो ये रिस्क एसोसिएटेड रहेगा, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उस फिलॉसॉफी पे मनी काम करता है। द फोर्थ इज द स्टोर वैल्यू ऑफ मनी। स्टोर वैल्यू में लिख लीजिए दोनों, परमानेंट एंड टेम्पररी। तो जब स्टोर वैल्यू की बात आती है तो स्टोर वैल्यू दो प्रकार से होता है, टेम्पररी स्टोर वैल्यू एंड permanent store value. Like nearly all other assets, money is also a store value. People prefer to hold it as an asset, that is a part of their stock of wealth. और लोग इसे अपने पास क्यों रखते हैं अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट साइड? क्योंकि उसे स्टोर किया जा सकता है। अगर स्टोरेज फंक्शन नहीं होता उसका तो फिर लोग कोई भी स्टोर नहीं करते। द स्प्लिटिंग ऑफ परचेज सेल इनटू टू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व सेपरेशन इन बोथ टाइम एंड स्पेस। एक तरीके से रिपीट हो रहा है, तो ये स्टोर वैल्यू के कारण ही रिपीट हो रहा है कि आज मनी का स्टोर वैल्यू का फंक्शन है, इसीलिए लोग 2 महीने बाद एक्टिवा खरीद रहे। अगर स्टोर वैल्यू नहीं होता तो तुरंत का तुरंत जाके खरीद लेते। कभी भी पैसा लोग अपनी तिजोरी में रखते ही नहीं। दिस सेपरेशन इज पॉसिबल बिकॉज मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ मीन्स ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग टाइम। अगेन, रेदर देन स्पेंडिंग वंस मनी एट प्रेजेंट, one can store it for use at some future time. Thus money functions as temporary abode. Temporary abode मतलब एक तरीके से मनी का घर। अबोर्ड मतलब क्या होता है? घर। तो लोग टेम्पररी पर्पस के लिए भी पैसे को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो इट एक्ट्स एज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली परफॉर्म इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन। तो जो एक्टिवा 2 महीने बाद एक्सचेंज करनी है तो दोनों फंक्शन पूरे हो रहे हैं। मुझे एक्टिवा 2 महीने बाद खरीदनी है तो 2 महीने तक मैं स्टोर फंक्शन को यूज कर रहा हूं और 2 महीने के बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को यूज कर रहा हूं। तो बोथ द फंक्शंस आर बीइंग यूज्ड ऑफ मनी। बट मनी ऑल्सो फंक्शंस एज अ परमानेंट स्टोर, यानी उसका परमानेंट स्टोरेज भी है। देयर आर मेनी अदर एसेट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, अदर सिक्योरिटीज जैसे कि लैंड, हाउसेज एटसेट्रा, हर की स्टोर वैल्यू है, पर उनकी जो स्टोर वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट भी लगते हैं। जैसे कि आप घर खरीद के रखते हैं अपने पास, तो भले ही 10 साल तक आपके पास घर है, लेकिन हर साल उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट भी तो इनकर करना पड़ता है आपको। घर का मेंटेनेंस कराना, हर साल और कुछ हो ना हो, कुछ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना, म्युनिसिपल टैक्स पे करना। तो आपको मतलब घर तो एक बार 50 लाख में खरीदा, पर हर साल उसको स्टोर करने के लिए अलग से कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। आपने अपनी तिजोरी में एक 500 की गड्डी रखी, तो क्या हर साल वो गड्डी को मेंटेन करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है क्या? द आंसर इज नो। तो अगेन ये मनी की खासियत ओवर अदर एसेट्स। डिस्पाइट हैविंग एडवांटेज ऑफ पोटेंशियल इनकम यील्ड, अब ये दूसरी एसेट्स के फायदे बता रहे कि दूसरी चीजें रखते तो भैया कल को मैं आज एक घर 50 लाख में खरीदा था, 10 साल बाद वो 1 करोड़ का भी हो सकता है, फायदा भी दे सकता है। तो ये बात है कि मनी जितना रखूंगा 10 साल बाद भी उतना ही दिखेगा और दूसरी एसेट बढ़ सकती है, लेकिन रिस्क भी है।
कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो वैल्यू पूरी खत्म हो जाए घर की और वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पर मनी तो मेरा तब भी मनी रहेगा। करेक्ट। आई थिंक विल हैव ब्रेक 15 minutes break. Yes. So, good morning, everyone. Good morning, everyone. So, we have already started with our topic as to what do we understand by the term money. तो उसके लिए हमने हमारी प्रीवियस क्लास में मनी की एक डेफिनेशन देखी थी. What was the definition of money? Money is a set of liquid financial asset, variation in the stock of which has an impact on the aggregate economic activity. Very good. Once again define what do you understand by money. Money is a set of liquid financial asset, variation in the stock of which has an impact on the overall aggregate economic activity. Once again define money. Money is a set of liquid financial asset, variation in the stock of which will have an impact on the overall aggregate economic activity. Then money is an asset which is commonly used and accepted as means of payment, medium of exchange, transfer of purchasing power, यानी it is commonly used and accepted as MMT. फिर इसके बाद हमने देखा था about functions of money. टोटल कितने functions हैं, कौन कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर वैल्यू, परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी. व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट. व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर वैल्यू, perfect reversibility. Store value can be classified into temporary store value and permanent store value. Correct. तो store value का इतना classification हो सकता है. Then perfect reversibility means value in receipt is equal to value in payment. तो जब भी value in receipt equals to value in payment होता है तो that is termed as perfect reversibility. फिर इसके अलावा हमने देखा था characteristics of money. जब characteristics of money की बात करते थे तो give certain characteristics of money. It is generally acceptable, durable or long lasting, not easy to counterfeit. Correct. Uniformity. चलिए देख के बोलिए what are the characteristics of money. देखिए और बोलिए one by one. Loudly, I cannot hear it. First characteristic. Second. Third. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Once again, what are the 8 characteristics of money? Last. तो हमने देखा था कि मनी के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ये एक जनरल डिस्कशन था. अगर इफ वी गेट अ क्वेश्चन ऑन टू राइट अबाउट जनरल पॉइंट्स अबाउट मनी, सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन यूज, जहां पे हम मनी की डेफिनेशन क्या है वो बता सकते हैं, देन उसके फंक्शंस क्या है वो बता सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको समझा सकते हैं. तो ये एक पार्ट हो गया इस चैप्टर का. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म मनी एंड द सेकंड इज द थ्योरीज एसोसिएटेड विथ मनी रिलेटिंग टू डिमांड फॉर मनी. तो ऑलरेडी उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में, जहां पे जितने भी बेसिक बातें थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी फॉर द टर्म मनी, वो हमने देख रखी थी. तो अब आ जाते हैं व्हाट आर द थ्योरीज फॉर डिमांड फॉर मनी, क्योंकि चैप्टर मनी का नहीं, चैप्टर तो डिमांड फॉर मनी का है. तो हाउ डू वी कैलकुलेट डिमांड फॉर मनी, या ये चीज का पता कैसे लगाया जा सकता है कि मनी की डिमांड कितनी है. अब मनी की डिमांड क्या है, अगर वो आपको पता लगाना है तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डिमांड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज सजेस्ट की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिमांड फॉर मनी, यानी पैसे की एक्चुअली जरूरत कितनी है. बिकॉज जब तक डिमांड पता नहीं चलेगा तब तक उसका सप्लाई कितना हो सकता है वो वी कैन नॉट कैलकुलेट. जैसे कल मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ रुपए मांगेंगे तो सबसे पहले वो आपसे कितने रुपए चाहिए उसका सवाल पूछेंगे. तो अगर कितने रुपए चाहिए, अगर आप इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे तो ऑब्वियसली अगर आप डिमांड कितनी है नहीं बता पाओगे तो सप्लाई भी नहीं हो पाएगा.
तो इसलिए सप्लाई ऑफ मनी पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हाउ मच इज द डिमांड फॉर मनी, यानी अल्टीमेटली कंट्री में कितने पैसों की जरूरत है। तो जब हम डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कई अलग अलग थ्योरीज है जो हमें देखनी है। टू नेम देम, लाइक सबसे पहले हमें देखना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो विच इज कॉल्ड एज क्यूटीएम थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी इसमें हमें पता चलेगा ये एक थ्योरी है जो एक इकोनॉमिस्ट ने दी थी। फिर सेकेंडली हमें देखना है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, तो दिस इज द सेकेंड थ्योरी रिलेटिंग टू डिमांड फॉर मनी जिसको हमें देखना है। देन वी हैव टू गो टूवर्ड्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, so this is the third theory which we'll be studying. Then we need to go to Milton Friedman restatement theory. तो फ्रेडमैन रीस्टेटमेंट थ्योरी क्या है उसको हमें पढ़ना है। देन वी नीड टू गो टू टॉबिन्स रिस्क एवर्जन थ्योरी, ये देखना है। और लास्टली इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, ये क्या है इन्हें समझना है। यानी अल्टीमेटली ये ओवरऑल 6 थ्योरीज है, दैट विल बी द टॉपिक फॉर द डे, जहां पे हमें ये 6 थ्योरीज के बारे में पढ़ना है और ये समझना है ये सब थ्योरी कोई ना कोई एक तरीका बताएंगे वेयर वी विल कैलकुलेट द डिमांड फॉर मनी। तो हाउ डू वी कैलकुलेट डिमांड फॉर मनी इन दिस वेरियस एस्पेक्ट्स, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये सारी चीजें दी गई है, तो अब उन्हें किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है या समझा जाता है वो वन बाय वन हमें देखना है। सो दिस इज द ब्रॉड ओवरलाइन ऑफ व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस फर्स्ट चैप्टर। तो बिफोर वी एंटर इनटू द डिमांड फॉर मनी, एक चीज समझना जरूरी है, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इट्स वैल्यू ऑफ मनी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है और क्वांटिटी ऑफ मनी और उसके प्राइस के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना पहले जरूरी है हमारे लिए। तो आज लेट अस से आज हमारा 1 रुपए, इसकी वैल्यू क्या है 1 रुपए। सर फिर क्या सवाल पूछना चालू कर दिए, 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है पूछते हैं, तो आंसर तो 1 ही रुपए है। यानी आज हमारे 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, इट इज 1 रुपी। 1 डॉलर की वैल्यू कितनी है, 1 डॉलर की वैल्यू कितनी है, से अप्रॉक्स 70, करेक्ट। सो लेट अस टेक इट इज 70 रुपीज। तो आज दोनों मनी है, रुपी भी मनी है, डॉलर भी मनी है। 1 रुपए की कीमत 1 रुपए, वैल्यू 1 रुपए, लेकिन 1 डॉलर की वैल्यू 70 रुपए। तो अगर डॉलर और रुपए को देखा जाए तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। यानी आज हमको अगर 1 डॉलर के मुकाबले नोट्स खड़े करने होंगे तो ऐसे कितने नोट लग जाएंगे, तो एक एक के 70 नोट लग जाएंगे। तो बेसिकली जो 1 रुपए के 70 नोट्स हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 डॉलर, यानी डॉलर का 1 नोट और रुपए के 70 नोट वो एक बराबर है। तो मीनिंग देयर बाय क्वांटिटी और वैल्यू में रिलेशन कितना क्या हुआ, डायरेक्ट या इनवर्स। सो देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप। किस तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर किसी चीज में मुझे क्वांटिटी ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है। तो डॉलर और रुपए के मुकाबले रुपए हमें ज्यादा चाहिए 1 डॉलर के बराबर खड़ा करने के लिए, तो इसका मतलब एज कंपेयर टू डॉलर रुपए की वैल्यू डाउन है, रुपए की वैल्यू कम है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा लगती है। अरे सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर आपके पास 1-2 हजार का नोट है और या आपके पास 100 के 20 नोट है, अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों को रुपए के टर्म में देखा जाए तो दोनों 2000 रुपए, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है, 2000 के नोट की 100 के नोट की, तो ऑब्वियसली 2000 के नोट की। तो 2000 के नोट की वैल्यू ज्यादा है इसलिए उसकी क्वांटिटी कम है, और 100 के नोट की वैल्यू कम है इसलिए उतने बराबर करने के लिए उसके लिए क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। यानी व्हाट फाइनल इन्फ्रेंस व्हाट वी कैन ड्रॉ इज, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है
यानी कितना क्वांटिटी ऑफ मनी लगेगा, इट हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप, करेक्ट, इट हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विथ वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट। एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप। तो जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसका वैल्यू ऑफ मनी के साथ इनवर्स रिलेशन है, मीनिंग देयर बाय जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उसकी लेसर क्वांटिटी रिक्वायर होगी और जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी हायर क्वांटिटी रिक्वायर होगी। 2000 की वैल्यू ज्यादा है इसलिए उसकी क्वांटिटी कम चाहिए, और 1 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट की वैल्यू कम है इसलिए उसकी क्वांटिटी ज्यादा लगेगी कोई भी सामान आपको खरीदने के लिए, करेक्ट। सो लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एग्जांपल, तो आज एक कंट्री है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की अगर बात करें तो इट इज गोइंग एज ऑफ नाउ, अगर आपने सुना हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस, इट इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, करेक्ट। क्यों वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है? क्योंकि वहां के करेंसी की वैल्यू लगभग एकदम खत्म हो चुकी है। तो वहां की जो करेंसी है दैट इज बॉलीवर। तो अभी वहां की हालात ऐसे हैं कि 1 लाख बॉलीवर इज लगभग इक्विवेलेंट टू $52, यानी 1 लाख बॉलीवर्स $52 के बराबर है, यानी इंडियन टर्म्स में बात करें तो 3-3.5 हजार रुपए। तो 3.5 हजार रुपए हमारे उनके 1 लाख रुपए के, उनकी करेंसी, लोकल करेंसी के मुकाबले है। तो जो चीज आज हम 3.5 हजार में खरीद लेते हैं उनको वैसी 1 लाख करेंसी ले जानी पड़ती है, तब जाके वो सामान खरीदते हैं। तो आज एक ब्रेड का पैकेट भी उनको खरीदना है तो इट लुक्स लाइक कि वो झोला भर के पूरा पैसा लेके जाते हैं तब जाके एक ब्रेड का पैकेट खरीद के ला पाते हैं। सो मीनिंग देयर बाय ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वहां के करेंसी की वैल्यू गिर चुकी, द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज गॉन डाउन, इरोडेड। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में क्योंकि वैल्यू गिर चुकी इसलिए अब उन्हें क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इज वेरी हाई। तो उस कंट्री में जो क्वांटिटी ऑफ मनी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बड़ा हाई है। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी हायर अमाउंट ऑफ मनी ले जाना पड़ रहा है, झोला भर भर के पैसा ले जाना पड़ रहा है। और उसके पीछे कारण एक ही है, कारण है कि उसकी वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होती, वैल्यू स्ट्रांग होता तो थोड़े से पैसों में भी उसका काम हो जाता। जैसे आज अगर हमें एक ब्रेड का पैकेट लाना है तो हमें इतने कोई झोला भर के पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली 10-20 रुपए लेके ब्रेड का पैकेट खरीद सकते हैं। लेकिन वहां पे अभी ऐसे हालात नहीं है। That's very simple reason, because the value of the currency in that particular country is gone. तो इसका मतलब कि जो रिलेशनशिप इनमें निकल के आ रहा है कि मेरे को कितना क्वांटिटी, यानी मैं कितना डिमांड करूंगा, ये डिपेंड करता है कि मेरी कंट्री में जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी में हमेशा क्या रहेगा? इनवर्स रिलेशन। यानी मेरी करेंसी जितनी स्ट्रांग होगी, उसकी वैल्यू जितनी स्ट्रांग होगी, उतना लेसर अमाउंट में डिमांड करूंगा मनी का। अगर मेरे आज 2000 का नोट है, मान लो कल को 10,000 का नोट आ गया, तो 10,000 का नोट आ गया तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड विल बी वेरी लेस, क्योंकि अब मेरे एक 10,000 का नोट से ही मतलब 5 नोट देके मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूं, एक टीवी खरीद सकता हूं, इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें तो, करेक्ट। सो क्वांटिटी ऑफ मनी दैट विल बी डिमांडेड विल बी इन वेरी लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू व्हाट इट वुड हैव बीन अगर मान लो 2000 के नोट भी हट जाते, 500 के भी नोट हट जाते। जस्ट इमेजिन कंट्री में अब 500 का नोट भी नहीं है, 2000 का नोट भी नहीं है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब 100 रुपए इज द हाईएस्ट करेंसी, या 200 रुपए अभी निकाला वो हाईएस्ट करेंसी है। अब आपको 50,000 की 1 लाख की टीवी खरीदनी है तो 200 के कितने नोट आपको लग जाएंगे? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यू आपने खुद ने गिरा दी एक तरीके से। तो जहां वैल्यू गिराई, 500 के नोट से वैल्यू गिरा के 200 का नोट कर दिया, तो क्वांटिटी विच विल बी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ मनी विल बी मच हायर। तो वहां पे कंट्री में जो रिजर्व बैंक है उसको उसकी वर्किंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी जो चाहिए उतने 200 के नोट छापने पड़ेंगे। 500 और 2000 के तो नोट है ही नहीं कंट्री में। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में 200 के नोट की प्रिंटिंग, क्वांटिटी ऑफ मनी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना जरूरी था कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में कैसा रिलेशन होता है? एक तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। वैसे ही अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी और उसके प्राइस को कंपैरिजन करें, सवाल है आज मुझे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी क्यों चाहिए? आज वाई आई रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ मनी? फॉर द वेरी सिंपल रीजन, द प्राइस बीइंग हायर। अगर प्राइस कम होता तो क्वांटिटी डिमांडेड वुड हैव बीन लेस, प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो मेरे को 10-10 के 10 नोट डिमांड करूंगा मैं। अगर कोई चीज 50 रुपए की है तो मैं 10-10 के 5 नोट डिमांड करूंगा। तो आज मैं कितना क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड कर रहा हूं ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस पे। हायर द प्राइस, हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस, लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यानी एक और रिलेशनशिप आ गया, वो आ गया क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ गुड्स में। तो आज क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ गुड्स, इसमें एक तरीके का रिलेशनशिप क्या आ गया? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप।
सो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ गुड्स के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है. हायर द प्राइस ऑफ गुड्स, हायर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड. लोअर द प्राइस ऑफ गुड्स, लोअर द क्वांटिटी ऑफ मनी विच विल बी डिमांडेड. तो यानी अभी तक दो चीजें हमने देखी, एक था वैल्यू से रिलेटेड और दूसरा प्राइस से रिलेटेड. हमने देखा था वैल्यू का इनवर्स रिलेशन है विथ क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है विथ क्वांटिटी ऑफ मनी. करेक्ट. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन of quantity with value and there is a direct relation of price with quantity of money. Correct. अब इसी चीज को आगे तौर पे मतलब दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग विच वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द थ्योरीज वॉट एवर वी स्टडी. तो जब भी क्वांटिटी और वैल्यू के बीच में बात हो तो हमेशा ध्यान होना चाहिए कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू. और इनवर्स का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला गिरेगा. सिमिलरली वैल्यू और प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जब रिलेशनशिप निकल के आता है सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. यानी हायर द क्वांटिटी हायर इज द प्राइस, हायर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी और लोअर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मनी. करेक्ट. इज दैट पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े, हाँ या ना? बिकॉज दिस विल बी द बेसिक फॉर ऑल द थ्योरम्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. करेक्ट.